नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो कि लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कल लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम होगा जिसमें मैथ्स और रीजनिंग का कुल 20 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। पिछला जो पेपर हुआ था लेबर इंस्पेक्टर का, अगर आप उसमें देखेंगे तो रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। मैथ्स में खासकर डीआई का प्रश्न पूछा था, एक टेबुलेशन का सारणियन का प्रश्न पूछा था जिसमें 5 प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था। संचार और पारस्परिक कौशल से भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। तो कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें मैथ्स के भी प्रश्न होंगे, रीजनिंग के प्रश्न होंगे, संचार और पारस्परिक कौशल के प्रश्न होंगे, निर्णय निर्माण तथा समस्या के समाधान से प्रश्न होंगे। तो ज्यादातर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो चांसेस है कि रीजनिंग से ही पूछे जाएंगे। तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये आपको परीक्षा में थोड़ी मदद पहुंचाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हमारे द्वारा सीजीपीएससी प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज का आरंभ किया जा रहा है। तो ये टेस्ट सीरीज 2 जुलाई 2023 से आरंभ हो रही है, जो कि 31 जनवरी 2024 तक 7 महीने तक लगातार चलेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप किसी भी माध्यम में टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। कुल 50 टेस्ट इसमें शामिल होंगे, जिसमें सीसेट के 19 और जीएस के 31 टेस्ट होंगे। हमने सीसेट के टेस्ट को भी महत्व दिया है, तो सीसेट के भी 19 टेस्ट यहां पे शामिल होंगे, क्योंकि पिछले 2 से 3 वर्षों में सीसेट का लेवल बहुत टफ रहा है, समस्या यहां पे बच्चों को हुई है। तो इसका संपूर्ण जो प्लान है वो प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको संपूर्ण प्लान भेज दिया जाएगा, पूरा पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको पीडीएफ कर दिया जाएगा, मतलब भेज दिया जाएगा पीडीएफ आपको इस पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज के प्लान का। तो ये टेस्ट सीरीज 2 जुलाई 2023 से आरंभ हो रही है, जो कि 31 जनवरी 2024 तक चलेगी। ऑनलाइन अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी उड़ान के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप गूगल प्ले स्टोर से उड़ान का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन फीस जो है वो 1500 प्लस जीएसटी है, जबकि ऑफलाइन फीस 2000 प्लस जीएसटी है। ऑफलाइन आप कहीं पे भी, उड़ान की शाखाएं जितनी भी हैं छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दुर्ग में, राजनांदगांव में, इसके अलावा अंबिकापुर में, जगदलपुर में, रायपुर की जो 2 ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस और सिटी प्लाजा ब्रांच, कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा नालंदा लाइब्रेरी बिलासपुर और कल्पतरु लाइब्रेरी कवर्धा में भी हमने टेस्ट रखे हैं। तो बिलासपुर और कवर्धा में भी ऑफलाइन टेस्ट की सुविधा हमने रखी है। और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर लीजिए, आपको सारी जानकारी टेस्ट सीरीज के संदर्भ में दे दी जाएगी। बहुत शानदार प्लान हमने किया है। 3 स्तरों में प्रारंभिक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, देख सकते हैं, यदि शब्द मेंटल को यह लिखा जाता है तो बोल रहा है टेस्ट को उसी कूट लिपि में किस प्रकार लिखा जाएगा। ये बहुत ही पसंदीदा पैटर्न रहा है व्यापम का। मेंटल को वो क्या लिख रहा है, देखिए, LNDFMOSUZBKM। मेंटल को ऐसा लिख रहा है, तो टेस्ट को क्या लिखेगा पूछ रहा है। बहुत पसंदीदा रहा है व्यापम का ये पैटर्न। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, यहां पे अगर जो शब्द दिया है उसमें अक्षर कम है और जो उसका कोड है उसमें अक्षर ज्यादा है, तो पहले आप काउंट कर लीजिए कि यहां पे कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 और 6, जबकि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इसमें कुल 6 अक्षर हैं और यहां पे कुल 12 अक्षर हैं, मतलब 1 का 2 बन रहा है, तभी तो 6 का 12 बना है। तो जब भी 6 का 12 हो गया, 4 का 8 हो गया, 5 का 10 हो गया, तो आपको समझना है कि कहीं ना कहीं उन अक्षरों के आजू बाजू वाले अक्षरों को लिखा गया है। जैसे एम के आजू बाजू में अगर बात करूं मैं, तो एम के आजू बाजू में क्या होता है, एल और एन होता है। तो आप देख सकते हैं एल और एन है।
ई के आजू बाजू में क्या होता है, तो आप देख सकते हैं ई के आजू बाजू में डी और एफ होता है, तो यहां पे डी और एफ दिखाई दे रहा है। एन के आजू बाजू में क्या होता है, तो एन के आजू बाजू में होता है एम और ओ, तो एम और ओ आपको दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार टी के आजू बाजू में एस और यू, ए के आजू बाजू में क्या होगा, तो ए के पहले क्या होता है भाई जेड और आगे क्या होता है बी, तो जेड और बी दिखाई दे रहा है। एल के आजू बाजू में क्या होता है के और एम। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी वो यहां पर अक्षरों का डबल अक्षर यहां पे कोड करेगा, मतलब कहीं ना कहीं आजू बाजू वाले अक्षरों को लिखता है वो। और यहां पे मान लीजिए अगर 6 अक्षर हैं और यहां पे कोड में केवल 3 अक्षर हैं, तो ध्यान दीजिएगा 2 को मिला के 1, 2 को मिला के 1, 2 को मिला के 1 लिखता है। अब 2 को मिला के 1 कैसे लिखता है, तो एम का अगर मान लीजिए प्लेस वैल्यू 13 है और ई का क्या है 5, तो 13 और 5 को जोड़ दीजिए 18, 18 का क्या होता है आर, तो वो क्या लिख देगा आर लिख देगा। ऐसा भी कोड करते हैं, तो ध्यान रखिएगा अगर यहां पे कुल अक्षर 6 हैं और यहां पे कोड में 12 हैं, तो ध्यान रखेंगे आजू बाजू वाले को लिख दिया है। अगर यहां पे कुल अक्षर 6 हैं और यहां पे आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1 बनाया है। तो 2 का 1 कैसे बनाएगा, तो एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है, ई का प्लेस वैल्यू 5, 13 और 5 को जोड़ के 18, मतलब एम और ई के प्लेस पे वो क्या लिख देगा आर लिख देगा, क्योंकि आर का प्लेस वैल्यू क्या होता है 18। तो ये कोड बहुत पसंदीदा रहा है व्यापम का, तो ऐसे दिमाग आपको लगाना है। तो यहां पे तो खैर 6 का 12 किया है, आजू बाजू वाले अक्षरों को लिखा है, तो आप टेस्ट में लिख दीजिए आजू बाजू वाले अक्षरों को। तो टेस्ट में नंबरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। टी के आजू बाजू क्या होता है एस और यू, ई के आजू बाजू क्या हो जाएगा डी और एफ, एस के आजू बाजू क्या हो जाएगा आर और टी, टी के आजू बाजू एस और यू। समझ आ रहा है, टी के पहले एस आता है, टी के बाद में यू, ई के पहले डी और ई के बाद में एफ, एस के पहले आर और एस के बाद में टी, टी के पहले एस और टी के बाद में यू, तो एस यू डी एफ आर टी एस यू। देख लीजिए कहां पे ऑप्शन मैच हो रहा है, एस यू डी एफ आर टी एस यू, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं। तो ये कोड को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं है कि केवल यही प्रश्न का उत्तर निकालना या इसी प्रश्न के उत्तर को बताना मेरा उद्देश्य है। मैं आपको व्यापम के जो पसंदीदा प्रश्न रहे हैं वो करा रहा हूं, जिससे आपको कल के एग्जाम में थोड़ा सा बेनिफिट भी मिल जाए। तो ध्यान रखेंगे 6 का 12 हो गया तो आजू बाजू, 6 का 3 हो गया तो 2 को मिला के 1, 2 को मिला के 1, ऐसा चलता है। तो ऐसा सेटिंग रहता है प्रश्न का, तो ध्यान रखेंगे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, व्यापम का पसंदीदा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है वो क्या लिखा है देखिए, टीओ 2 को 19 लिखा है, एनयूटी नट को 26 लिखा है, तो बोल रहा है रीड को क्या लिखा जाएगा। तो यहां पे अगर ध्यान देंगे जब भी आपको ऐसा नंबरिंग वाला कोड दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम यह होता है कि आप जो भी यहां पे शब्द दिया गया है उसके अक्षरों में प्लेस वैल्यू और नीचे में विपरीत वैल्यू साथ साथ लिखो। तो टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 20, उसके नीचे उसका विपरीत वैल्यू लिखो। तो 2 अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं जब उनका टोटल कितना होता है 27। 2 अक्षर एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे जब उसका टोटल होगा 27। तो टी का प्लेस वैल्यू होगा 20 और उसका विपरीत क्या होगा 7 होगा। विपरीत का मतलब हो गया जेड साइड से गिनेंगे तो 7 आएगा और ए साइड से गिनेंगे तो 20 आएगा। समझ आ रहा है। तो टी का पोजीशन अगर आप गिनेंगे बाएं से दाएं तो आपको मिलेगा कौन सा 20वां, जबकि दाएं से बाएं करेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा 7वां। इसी को मैं विपरीत वैल्यू बोलता हूं। तो 20 है तो विपरीत क्या होगा 7। ओ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 15, विपरीत क्या होगा 12। ये देखिए 7 7 में ऐसा लिखेंगे। अब यहां पे ध्यान देंगे 19 बनाना है आपको, तो 20 और 15 को जोड़ने पे 35 आ रहा है, 19 मैच हो रहा है क्या, नहीं। आपको देखना है कौन 19 के नजदीक पहुंचाएगा आपको। तो 20 और 15 का योग 35, बहुत आगे निकल गया है, तो इससे तो कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। 7 और 12 का योग 19 हो रहा है, मतलब विपरीत का टोटल किया है ये। तो आप देख लीजिए क्या नट में भी ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर हो रहा होगा तभी आप इसको सही मानेंगे। तो यहां प्लेस वैल्यू से काम नहीं है, सीधे विपरीत लिखिए। तो n का विपरीत 13, n का विपरीत क्या होगा 13। क्यों, प्लेस वैल्यू होता है 14, विपरीत होता है 13।
यू का क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए यू का होता है प्लेस वैल्यू 21, तो विपरीत क्या होगा 6। टी का प्लेस वैल्यू 20, तो विपरीत क्या होगा 7। तो विपरीत को जोड़ के देखिए तो मैच हो रहा है क्या, तो 13 और 6 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, मैच हो रहा है। इसका मतलब जो लॉजिक आपने सोचा है वो एकदम करेक्ट है। विपरीत को लिखो और जोड़ दो, तो आप रीड में आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सीधे विपरीत लिखिए, आर का प्लेस वैल्यू 18 होता है तो विपरीत हो जाएगा 9, ई का प्लेस वैल्यू 5 तो विपरीत हो जाएगा 22, ए का प्लेस वैल्यू 1 तो विपरीत हो जाएगा 26, डी का प्लेस वैल्यू 4 तो विपरीत हो जाएगा 23। जोड़ दीजिए 22 और 9 कितना हो जाएगा 31, 31 और 20 कितना हो जाएगा 51, 51 और 6 57, 57 और 3 60, 60 और 20 कितना 80। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ध्यान देंगे ऊपर प्लेस नीचे विपरीत दोनों को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि आपको पता थोड़ी है कि प्लेस को जोड़ने पे या प्लेस से कोड मिलेगा या विपरीत से कोड मिलेगा, तो साथ में लेके चलना प्रश्न बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आपको रटा होना चाहिए, प्लेस वैल्यू और विपरीत वैल्यू एकदम रटा होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, शब्द सब्सटेंस में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में होते हैं। ऐसा प्रश्न बहुत आता है। बोल क्या रहा है सब्सटेंस, ये देखिए सब्सटेंस, इसमें आपको खोजने हैं ऐसे कितने पेयर हैं, ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच, पेयर मतलब क्या हुआ, ये देखिए पेयर का मतलब दो अक्षरों का जोड़ा, पेयर मतलब जोड़ा, मतलब आपको ऐसे पेयर ढूंढने हैं, पेयर मतलब जिसमें दो अक्षर होंगे, लेकिन खास बात इन दोनों के बीच डिस्टेंस यहां पे वही होनी चाहिए जो अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। उन दोनों अक्षरों के बीच डिस्टेंस यहां पर उतनी ही होनी चाहिए जितनी अंग्रेजी वर्णमाला में होती है। मतलब इन दोनों अक्षरों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने ही यहां पे होने चाहिए। चलो बहुत आसान तरीका है इसका करने का। क्या तरीका है ध्यान दीजिए, एक एक अक्षर को पकड़ो, एक एक अक्षर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो। सबसे आसान तरीका, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ मिला क्या प्लेस पे नहीं मिला, क्या किया हूं एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी प्लेस पे नहीं मिला है। यू को पकड़ा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ भी प्लेस पे नहीं मिला है, जेड के बाद आगे रीड नहीं करना है भाई। बी को पकड़ा सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी प्लेस पे नहीं मिला। एस को पकड़ा टी यू वी डब्ल्यू एक्स, तो एस को पकड़ने पे टी का पोजीशन सही स्थान पे मिला है तो एस और टी हो गया। टी को पकड़ा यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ नहीं मिला। ए को पकड़ा बी सी डी, तो ए और सी का पोजीशन भी सही मिल रहा है। एन को पकड़ा ओ पी, सी को पकड़ा डी, फॉरवर्ड जाने पर मेरे को दो मिला है। बहुत आसान हो गया देखो, एस को पकड़ा टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ नहीं मिला। यू को पकड़ा वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, कुछ नहीं मिला। बी को पकड़ा सी डी ई एफ जी एच, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़ा टी मिला, यू वी डब्ल्यू एक्स, एस और टी का पोजीशन आप देखेंगे तो वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। टी को पकड़ा यू वी डब्ल्यू एक्स, ए को पकड़ा बी सी डी, तो ए और सी का डिस्टेंस वही है जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। एन को पकड़ा ओ पी, सी को पकड़ा डी। समझा रहा हूं मैं, इसीलिए समय लग रहा है। आपको एग्जाम में करने में 30-40 सेकंड से ऊपर नहीं लगेगा। अब दोनों दिशाओं में बोला है तो पीछे से भी चेक करना है। ई को पकड़िए एफ जी एच आई जे के एल एम, कुछ नहीं मिला। सी को पकड़ा डी ई एफ जी एच आई जे, कुछ नहीं मिला। एन को पकड़ा ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ नहीं मिला। ए को पकड़ा बी सी डी ई एफ, कुछ नहीं मिला। टी को पकड़ा यू वी डब्ल्यू एक्स, कुछ नहीं मिला। एस को पकड़ा टी यू वी, तो एस और यू मिल गया। बी को पकड़ा सी डी, यू को पकड़ा वी, तीन पेयर बन रहे हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 3। एक तरीका तो यह है, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ना बस है, एक एक अक्षर को पकड़ो, अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ो। दूसरा तरीका क्या है, नंबरिंग करना। नंबरिंग करेंगे तो आसानी क्या होगी उस बात को समझो। दूसरा तरीका है नंबरिंग करना। नंबरिंग करने में आसानी क्या होती है उसको समझो। एस का नंबर क्या हो जाएगा 19, यू का नंबर 21, बी का नंबर हो जाएगा 3,
एस का नंबर 19, टी का नंबर 20, ए का 1, एन का 14, सी का 3, ई का 5। बेनिफिट क्या मिलता है? अब 19 को पकड़ा मैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ नहीं मिला। 21 को पकड़ा मैं, 21 के आगे सब उससे छोटे हैं तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 3 को पकड़ा, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 19 को पकड़ा, 20, ये देखिए 19 और 20 का एक पेयर बना। 21, 22, 23, 24 कुछ नहीं मिला। 20 को पकड़ा, 21, 22, 23, 24 कुछ नहीं मिला। 1 को पकड़ा, 2, 3, एक और पेयर मिल चुका है। तो ऐसा नंबरिंग को भी आप लिखकर प्रश्न को डील कर सकते हैं। समझ आ रहा है? नंबरिंग काउंट करने में थोड़ा आसानी होता है। नंबरिंग क्या है, ज्यादा फैमिलियर रहते हैं आप इससे। जैसे मैं पूछा केस के बाद क्या आएगा, तो एक बार सोचना पड़ता है, केस के बाद टी आएगा। यू के बाद क्या आएगा, सोचना पड़ता है एक बार। ओ के बाद क्या आएगा, सोचना पड़ता है। लेकिन मैं बोला 15 के बाद क्या आएगा, बता दोगे। 20 के बाद क्या आएगा, बता दोगे। तो नंबरिंग लिखने में आसानी यह हो जाती है कि जब आप 19 को पकड़ेंगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 कुछ नहीं मिला। 21 को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि सब छोटे हैं। 3 को पकड़ा तो 4, 5, 6, 7, 8, 9। 19 को पकड़ा तो 20, 21, 22, 23, 24, 20 सही पोजीशन पे है तो एक पेयर मिल गया। 20 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सब उससे छोटे हैं। 1 को पकड़ा तो 2, 3, 4, एक और पेयर मिल गया। 14 को पकड़ने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उससे छोटे हैं। 3 को पकड़ा, 4 नहीं मिला। अब 5 को पकड़ के वापिस आया, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। 3 को पकड़ के वापिस आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 14 को पकड़ा, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 को पकड़ा, 2, 3, 4, 5, 6। 2, 3, 4, 5, 6 नहीं मिला। 20 को पकड़ा, 21, 22, 23, 24 नहीं मिला। 19 को पकड़ा, 20, 21 मिला एक और पेयर। 3 को पकड़ा, 4, 5 नहीं मिला। 21 को पकड़ा, नहीं मिला। 3 पेयर बनेगा। तो आपको जो ठीक लगता है आप वैसा करो। या तो आप इस प्रकार से नंबरिंग करके काउंट कर लो, या तो आप इस प्रकार से एक एक अक्षर को पकड़ो और अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ दो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो ये सादृश्यता एनालॉजी का प्रश्न है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आजकल। सादृश्यता मतलब एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। समानता ये चिन्ह होता है सादृश्यता का या समानता का। तो आपको यहां पे समझना है कि इस चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड में जो संबंध है वही संबंध राइट हैंड साइड में होना चाहिए। सादृश्यता मतलब समानता। तो 11 और 132 के बीच में जो संबंध है वही संबंध इन चारों में से किसके बीच में है, यह आपको यहां पे पता लगाना है। तो 11 और 132 के बीच में क्या संबंध है पता लगाओ। तो 11 से 132 कैसे लाया जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे सादृश्यता के मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वर्ग, घन, अभाज्य संख्या इन पे आधारित होते हैं। मैक्सिमम प्रश्न वर्ग, घन, अभाज्य संख्या इन पे आधारित होते हैं सादृश्यता के मैक्सिमम प्रश्न। तो यहां पे जो प्रश्न दिया गया है 11 से 132 कैसे लाया जाए, सोचो। तो 11 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो 132 के लगभग पास में पहुंच जाऊंगा। तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121। अब इसमें अगर मैं 11 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 132। तो कहीं ना कहीं लॉजिक बैठ रहा है कि वर्ग करके उतना ही जोड़ दो। तो वर्ग, घन, अभाज्य संख्या इन्हीं पे आधारित होते हैं मैक्सिमम प्रश्न सादृश्यता के। मैक्सिमम प्रश्न तो 11 और 132 के बीच का संबंध क्या है, तो 11 और 132 के बीच का संबंध है कि आप 11 का वर्ग करो और उसमें 11 ही जोड़ दो। 11 से 132 लाना है आपको, तो कोशिश करो कि 11 का वर्ग करूंगा तो कहां पहुंचा 121 में, इसमें 11 जोड़ा तो क्या आया 132। यही संबंध कहां पे फिट बैठ रहा है, तो 10 का वर्ग करूंगा तो 100 आ जाएगा, ये संबंध तो नहीं है। 9 का वर्ग करूंगा तो 81, ये देखिए 9 का वर्ग कितना होगा 81 और उसमें 9 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 90। ऑप्शन बी में कहीं ना कहीं संबंध सही बैठ रहा है। जो संबंध 11 और 132 का है वही संबंध कहीं ना कहीं 9 और 90 का बैठ रहा है। 13 और 169 का बैठेगा क्या, नहीं, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है। 15 का वर्ग 225 होता है, उसमें 25 जोड़ने पर आएगा 250। तो संबंध जो प्रश्न में दिया है 11 और 132 का, वैसा ही संबंध किसके बीच है 9 और 90 के बीच है। तो ध्यान रखेंगे सादृश्यता के मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो वर्ग, घन, अभाज्य संख्या इन्हीं पे आधारित होते हैं।
तो एकदम क्लियर रखेंगे। सादृश्यता के प्रश्न अगर आपको मिले तो इनका थोड़ा सा दिमाग में आप लेकर चलेंगे। अगला जो प्रश्न दिया है, प्रश्न में संख्याओं के 4 जोड़े दिए गए हैं, उस जोड़े को ज्ञात कीजिए जो अन्य सभी से भिन्न है। तो ये जो प्रश्न है ये वर्गीकरण का प्रश्न है, क्लासिफिकेशन का। 4 में से 3 में कोई समानता है, एक अलग है, उस अलग को छांटना है। तो 2 और 4, 4 और 8, 6 और 18, 8 और 32। 3 में कोई एक समानता है, उस समानता का पता लगाना है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सर 2 दूनी 4, 2 का गुणा मतलब डबल, 4 दूनी 8, लेकिन यहां पे दिक्कत है, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16। इन दोनों में जो संबंध आप सोच पा रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, लेकिन यहां दोनों में तो नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब वो लॉजिक ही आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा लॉजिक सोचो जो 3 में काम आ जाए, 1 में काम ना आए। अब यहां पे अगर ध्यान दीजिए तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4, ये भी तो तरीका है वर्ग वाला। 4 का वर्ग क्या होता है, 16, 6 का वर्ग क्या होता है, 36, और 8 का वर्ग क्या होता है, 64। 2 का वर्ग 4 बैठ रहा है, 4 का वर्ग 16 लेकिन उसका आधा है, 6 का वर्ग 36 लेकिन उसका आधा है, 8 का वर्ग 64 लेकिन उसका आधा है। पकड़ में आ गया लॉजिक। क्या पकड़ में आया कि भाई 4 का वर्ग करके उसका आधा किया, 6 का वर्ग करके उसका आधा किया, 8 का वर्ग करके उसका आधा किया। तो ऑप्शन ए जो है ये उन तीनों से अलग है। किस लॉजिक से अलग है, तो यहां पे आपने पकड़ लिया है कि वर्ग करके उसका आधा करना है। तो 4 का वर्ग 16, 16 का आधा 8, 8 का वर्ग 64, 64 का आधा 32, 6 का वर्ग 6 का वर्ग 36, 36 का आधा 18। ये सब चैप्टर जो है, सादृश्यता हो गया, वर्गीकरण, वर्ग घन, इनके कंसेप्ट इसमें बहुत लगते हैं। वर्ग हो गया, घन हो गया, इनके कंसेप्ट बहुत ज्यादा लगते हैं इसमें। अभाज्य संख्या हो गया, तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं इनके कंसेप्ट आपको अप्लाई करने हैं। अगला प्रश्न जो है ये श्रेणी का प्रश्न है। श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, 2, 3, 10, 29 और 66। अगला पूछा है। अब श्रेणी के प्रश्नों को करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले पता करो कि श्रेणी जो है वो अंतर वाली श्रेणी है, मतलब डिफरेंस वाली श्रेणी है, या फिर गुणा वाली मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली। बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, वो ग्रोथ कैसी है, धीमी ग्रोथ है मतलब अंतर वाली है, तेजी से ग्रोथ हो रही है मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली है। अंतिम के 2 को ध्यान दो, 29 का 2 गुना के आसपास है बस। 29 का 2 गुना आप देखेंगे तो 58 होता है, 58 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ये श्रेणी जो है ये अंतर वाली है। गुणा वाली श्रेणी जो होती है उसमें अंतिम के 2 पदों को देखेंगे तो 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा रहता है वो। तो अंतिम के 2 पदों को देख के आप पहचान लीजिए कि वो श्रेणी अंतर वाली है या गुणा वाली। तो ये श्रेणी जो है ये गुणा वाली श्रेणी नहीं है। गुणा वाला श्रेणी अगर देखेंगे तो अंतिम के 2 पदों को पकड़ने पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डबल छोड़ो, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना ऐसा दिखाई देगा। तो जब 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इतना ज्यादा दिखाई दे तब आप बोलना वो श्रेणी गुणा वाली है। यहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 29 और 66 में कम डिफरेंस है, इसका मतलब ये श्रेणी क्या है, अंतर वाली। अब ये श्रेणी अगर अंतर वाली है तो आप क्या करना, अंतर निकालते जाना। 2 और 3 का अंतर 1, 3 और 10 का अंतर 7, 10 और 29 का अंतर कितना हो जाएगा 19, 29 और 66 का अंतर 16 में 9 गया 7, 5 में 2 गया 3। समझ आ रहा है क्या कुछ, 1 जोड़ा 2 में तो 3 आया, 3 में 7 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 19 जोड़ा तो 29 आया, 29 में 37 जोड़ा तो 66 आया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या करना, अंतर वाली श्रेणी में वापस से अंतर निकाल देना। 1 और 7 का अंतर 6, 7 और 19 का अंतर 12, यहां पे कितना हो जाएगा 19 और 37 का अंतर कितना हो जाएगा 18। अब समझ आया आपको, अंतर निकाले, समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो फिर से अंतर निकाला। अब यहां पे समझ में आया सर 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, तो अगला यहां पे क्या होगा सर 24 होगा, ये कंफर्म हो गया सर। 6, 12, 18 तो अगला क्या होगा 24 होगा सर। 24 होगा मतलब यहां पे जो आएगा वो क्या होगा 37 और 24 का योग, 7 और 4 11,
3 2 5 और 1 6 होगा। इसका मतलब अगला जो पद होगा सर वो 66 प्लस 61 होगा, कहने का मतलब 127 होगा सर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसान हो जाता है। आपने क्या किया, इन दोनों का अंतर निकाला, 1 आया, इन दोनों का अंतर 7, इन दोनों का अंतर 19, इन दोनों का अंतर 37। मतलब 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 7 जोड़ा 10, 10 में 19 जोड़ा तो 29, 29 में 37 जोड़ा तो 66, 66 में क्या जोड़ू यही मेरे को चाहिए। समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। वापस से अंतर निकाला, 1 और 7 का अंतर 6, 7 और 19 का अंतर 12, 19 और 18 का अंतर 19 और 37 का अंतर 18। तो आप देख पा रहे 6 12 18, तो अगला क्या होगा 24। इसका मतलब 37 और 24 को जोड़ के यहां पे 61 बोलूंगा, तो 66 और 61 को जोड़ के फाइनल आंसर क्या बोलूंगा 127। अंतर अगर आपने समझ लिया कि ये डिफरेंस का श्रेणी है, डिफरेंस डिफरेंस निकालते जाओ, कहीं ना कहीं पे लॉजिक पकड़ में आ जाएगा। तो फाइनली आपको लॉजिक पकड़ में आ गया, 6 12 18, तो अगला क्या होगा 24। चूंकि 1 में 6 जोड़ने पे 7 आया, 7 में 12 जोड़ने पे 19, 19 में 18 जोड़ने पे 37, तो 37 में 24 जोड़ने पे 61। तो यहां पे आपने क्या बोला 66 और 61 को जोड़ा तो 127 आ गया। तो बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप प्रश्न को डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त पद का प्रश्न है ये। यहां से प्रश्न बनता ही है लुप्त पद। तो आप देख सकते हैं इन प्रश्नों में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इन प्रश्नों में आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये आपको दिखाई दे रहा है 7 2 5 और ये 16, 3 छोटी संख्याएं और ये बड़ी, 3 छोटी संख्याएं और ये बड़ी, 3 छोटी संख्याएं और ये पूछ रहा है। तो आपका कोशिश होना चाहिए कि 7 2 और 5 से 16 कैसे लेके आऊं मैं। यह आपका अप्रोच होना चाहिए कि 7 2 और 5 से 16 कैसे लेके आऊं। तो यहां पे ध्यान दीजिए 7 2 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14। आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि धीमा ग्रोथ हुआ है, 7 2 और 5 से 16 लाना है, मतलब कहीं ना कहीं जोड़ना ही होगा, गुणा तो नहीं करना होगा, क्योंकि गुणा करने से 7 2 और 5 है तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं जोड़ने से ही आएगा। तो 7 2 9, 9 और 5 14, 14 में 2 जोड़ के बोल दिया 16। चलो एक बार के लिए मैं मान लिया कि 2 एक्स्ट्रा जोड़ना है। तो क्या इसमें सेटिस्फाइड हो रहा है क्या, 9 4 13, 13 और 7 20, 20 में 2 जोड़ूंगा तो 22 ही आएगा। यहां पे तो 32 लिखा है। कुछ और ही सोचो, ऐसा सोचते हैं 7 और 5 12, 12 में 4 जोड़ने पर 16 आया, तो वो 4 क्या हो सकता है 2 का वर्ग हो सकता है। ऐसा हो सकता है। क्या किया 7 और 5 12, 12 में 4 जोड़ने पर 16, तो वो 4 क्या हो सकता है 2 का वर्ग। ये वाला तरीका सोचते हैं कि 7 और 5 को जोड़ा 12 और उसमें बीच वाले के वर्ग को जोड़ा हूं। देखो यहां पे 9 और 7 कितना हो गया 16, 16 में बीच वाले के वर्ग मतलब 4 का वर्ग 16, 32 आ गया। ये तो 9 4 और 7 से 32 आ रहा है क्या, ये देखो 9 और 7 का योग कितना 16, 16 में बीच वाले के वर्ग को जोड़ा तो 16 और 16 कितना हो गया 32, 32 तो आ रहा है। लॉजिक मिल गया है। तो आप यहां पे बता दीजिए 8 3 और 6, तो 8 और 6 को जोड़ो 14, इसमें बीच वाले के वर्ग को जोड़ दो तो 14 और 9 कितना हो जाएगा 23। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 23। आपको देखना पड़ेगा कि धीमा ग्रोथ हो रहा है कि तेजी से ग्रोथ हो रहा है। धीमा ग्रोथ हो रहा है तो कहीं ना कहीं योग और अंतर, तेजी से ग्रोथ हो रहा है तो वर्ग घन गुणा ये सब चलेगा, डाउन जा रहा है तो भाग। ऐसा लॉजिक सोचना पड़ेगा। जितना मेरे पास समय है उसके अकॉर्डिंग आपको बता दे रहा हूं मैं। डिटेल्ड में बहुत सारा कंसेप्ट होता है इसके पीछे। ये सब चैप्टर जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट आपको बनाने पड़ते हैं। ऐसा सोचना है, ऐसा सोचना है, बहुत सारे आपको लॉजिक बनाने पड़ते हैं, तब जाके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पासे का प्रश्न है। इन तीनों स्थितियों में नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। नीचे वाली सतह मतलब इसका विपरीत पूछता है ये। और यहां पे तीनों में क्या है 4 4 और 4 है, मतलब 4 का विपरीत पूछ रहा है क्या होगा। नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक होगा, मतलब 4 के विपरीत पूछा है क्या होगा। 4 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या होगा। देख सकते हैं ऊपर में 4 है, नीचे वाले का मतलब 4 के विपरीत पूछा है क्या होगा। तो 4 के विपरीत बताना है आपको क्या होगा। अब आपको पता होगा
दो केसेस बनते हैं पासे में, कोई भी एक केस को लेके प्रश्न को डील कर लो। सेकेंड और थर्ड वाली स्थिति को अगर मैं उठाता हूं तो 4 4 क्या है कॉमन, तो कॉमन को पकड़ा 4 को और क्लॉकवाइज घूम गया, तो 4 के बाद क्या आया 2 और 2 के बाद क्या आया 1। कॉमन को कॉमन के नीचे लिखा, क्लॉकवाइज घूम गया तो 4 के बाद क्या आया 6, 6 के बाद 3, बचा क्या 5, उसको कॉमन के नीचे लिख दो तो आपको मिल गया 4 और 5 विपरीत, 2 और 6 विपरीत, 1 और 3 विपरीत। तो बता सकते हैं 4 के विपरीत 5 होगा, मतलब इसमें भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ये तो बहुत आसान है। दो केस बनते हैं, अगर एक ही सतह दो स्थितियों में कॉमन है तो कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम जाओ। अगर दो सतहें कॉमन है दो स्थितियों में तो बची सतहें क्या होंगी विपरीत होंगी। ये दो केस पकड़ के काम करते हो। पहला और दूसरा वाला केस को पकड़ोगे तो 4 और 4 कॉमन, 2 और 2 कॉमन है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा 3 और 1 क्या होंगे विपरीत, 3 और 1 विपरीत। यहां पे भी तो वही आ रहा है। दो केस बनते हैं, पहला और दूसरा स्थिति को बनाओगे तो दो सतहें कॉमन तो बची सतहें विपरीत। सेकंड और थर्ड स्थिति को उठाओगे तो एक सतह कॉमन, कॉमन को पकड़ के क्लॉकवाइज घूम गया, कॉमन को कॉमन के नीचे लिखा क्लॉकवाइज घूम गया, जो बचा उसको कॉमन के नीचे लिख दीजिए। तो 4 और 5 विपरीत, 2 और 6 विपरीत, 1 और 3 विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या आएगा 5 आएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम एक नियत स्थान से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। एक नियत स्थान से, तो मान लो ये उसका नियत स्थान है, यहां से दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 12 मीटर चलने के बाद, ये देखो यहां से दक्षिण दिशा में 12 मीटर चलने के बाद, 12 मीटर चला, 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर, दाएं मुड़ने का मतलब आप सीधे सोचिए क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा से दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। तो 12 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ता है तो क्लॉकवाइज ऐसा होता है ना, ये देखो ऐसा होता है क्लॉकवाइज, तो इधर मुड़ेगा, कितना चला 3 मीटर, ये देखो बोला है 3 मीटर चलता है। बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एकदम दिमाग में बैठा लो, किसी भी दिशा से बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, किसी भी दिशा से दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। दक्षिण दिशा में 12 मीटर गया, इधर से दाएं मतलब क्लॉकवाइज घुमा, 3 मीटर चला। अब इसके बाद फिर से दाएं मुड़ा मतलब फिर से क्लॉकवाइज 8 मीटर चलेगा, तो क्लॉकवाइज मतलब ऊपर 8 मीटर चलेगा। तो एक बात का ध्यान देना, 12 अगर ये पूरा है तो 8 उससे कम ही होगा। अंत में वह पुनः दाएं मुड़ता है, फिर से क्लॉकवाइज 6 मीटर चलता है। अब एक बात का यहां पे ध्यान देना, 6 मीटर चलता है तो 3 अगर इतना होगा तो 6 उससे ज्यादा होगा। यहां पे पहुंच गया वो। अब बोल रहा है वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये वाली दूरी आपको बतानी है। ये देखिए ये दूरी आपको बतानी है, तो आप क्या करिए, ये ट्राइंगल को अलग कर लीजिए, ये ट्राइंगल को अलग कर लिया। अब ये टोटल कितना है 6, ध्यान दीजिए ये टोटल कितना है 6 है, उसमें से ये वाला 3 है, मतलब ये वाला 3 को अलग किया तो बचा कितना है 3। ये टोटल कितना है 12, ये टोटल 12 है, इस 12 में से इस 8 को कम किया तो बचा कितना 4। समझ आ रहा है, बहुत आसान है। क्या किया वो देखिए, सबसे पहले दक्षिण दिशा थी, दक्षिण दिशा में 12 मीटर चला, यहां पहुंच गया, दाएं मुड़ा 3 मीटर चला, यहां पहुंच गया, फिर दाएं मुड़ा 8 मीटर चला, फिर से दाएं मुड़ा 6 मीटर चला, यहां पहुंच गया। भाई ये 3 है तो 6 उससे ज्यादा रहेगा। अब प्रारंभिक स्थान से उसकी दूरी पूछा है तो ये दूरी बतानी है आपको। ये दूरी कैसे बताएंगे, ये ट्राइंगल को उठा लिया, ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये टोटल कितना है 6, उसमें से ये 3 को अलग कर दिया तो बचा कितना 3। ये टोटल कितना है 12, उसमें से 8 को अलग कर दिया तो बचा कितना 4। तो ये दूरी बता दीजिए। ये 90 डिग्री का कोण है, इसका मतलब ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। 3 4 है तो कर्ण 5 ही आता है। तो ये दिशा ज्ञान परीक्षण का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला देखिए क्या बोल रहा है, दी गई समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए।
अब इसको संतुलित करने के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन पुट कर करके देखेंगे। पहला ऑप्शन पुट करूंगा, क्रम से चिन्हों को पुट करूंगा। ये देखिए, क्रम से चिन्हों को पुट करता हूं, ऐसा। संतुलित होने का मतलब बराबर के दोनों साइड का डेटा कैलकुलेट करने पर सेम हो रहा है क्या? तो बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे भाग और माइनस है, तो पहले भाग दूंगा, तो 6 से 18 को भाग दूंगा, 3, 3 में 3 गया 0। क्या 0 इसके बराबर होगा? क्या नहीं होगा। पहले वाले ऑप्शन को पुट किया, यहां पे भाग, यहां पे माइनस, यहां पे बराबर, यहां पे गुणा। बराबर को पकड़ के देखना उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन करने के बाद डेटा सेम होना चाहिए, मतलब संतुलित हो गया ये। तो आपने देखा इधर पे 6 से 18 को भाग दूंगा 3, 3 से 3 को भाग माइनस किया 0, लेकिन इधर पे तो बहुत बड़ी संख्या है, मतलब ऑप्शन ए हो गया खत्म। ऑप्शन बी को पकड़ते हैं। ऑप्शन बी, पहला चिन्ह क्या बोल रहा है? गुणा का, दूसरा क्या बोल रहा है? भाग का, तीसरा क्या बोल रहा है? माइनस का, और चौथा क्या बोल रहा है? बराबर का। पहला साइन गुणा, फिर भाग, फिर माइनस, फिर बराबर। तो वी बॉड मास क्या बोलता है? पहले भाग देना, तो पहले भाग दिया, कितना आया? 2। इसके बाद क्या बोलता है? गुणा करने को, 18 दूनी 36, 36 में से 12 को घटा दीजिए, तो 36 में से 12 को घटाएंगे तो 24, जो कि राइट हैंड साइड वाले 24 के बराबर है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अब बी करेक्ट हो गया तो आपको सी और डी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान था। आपने क्या किया, क्रम से ये चारों चिन्हों को रख दिया, पहले गुणा, फिर भाग, फिर माइनस, फिर बराबर। बराबर के दोनों साइड डेटा सेम होना चाहिए, तो इसको कैलकुलेट किया आपने, पहले भाग दिया, वी बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले भाग दिया, 2 आया, 2 का गुणा 18 में 36, 36 में 12 गया 24, दोनों साइड 24 और 24 हो गया, मतलब सेकंड वाले ऑप्शन को रखने पर संतुलित हो जाएगा ये। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी लुप्त पद का प्रश्न है, ये भी लुप्त पद का प्रश्न है। ये सब प्रश्न थोड़े से दिक्कत करते हैं। क्या बोल रहा है? देखिए 3 है, 4 है, 8 है और यहां 48 है, तो 5, 2, 7 से यहां पे क्या होगा? अब यहां पे भी वही लॉजिक लगाओ कि 3, 4, 8 और 48, इनमें संबंध देखो। ये तीनों छोटे डेटा हैं और ये बड़ा है, तो कोशिश करो 3, 4, 8 से 48 लाने की। तो 3, 4 और 8 से 48 को लाने की कोशिश करो। कैसे आ सकता है? देखो तीनों को जोड़ो, 8, 4, 12, 12, 3, 15, 15 का किसी में गुणा करने पर 48 नहीं आएगा। आपने क्या किया, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 का गुणा करेंगे किसी में भी तो 45 नहीं आने वाला है। तीनों का गुणा करो, 3 चौक को 12, 12 ठे कितना 96, तो जब मैं 3 गुणा 4 गुणा 8 करूंगा तो क्या आएगा 96। अब 96 का आधा होता है 48, तुरंत आपको समझ में आ गया। तो 3 छोटी संख्याओं से ये बड़ी संख्या लाने की कोशिश करेंगे, तो 3, 4 और 8, तो 3, 4 और 8 का गुणा करूंगा तो आएगा 96, 96 का आधा कितना हो जाएगा 48। लॉजिक समझ में आ गया। तो 5, 7 और 2 का गुणा करिए, 7 बचे 35, 35 दूना 70, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, ऑप्शन डी में 35 है। तो ऐसे प्रश्नों में यही तरीका होता है कि इन तीनों से ये वाले को लाने का कोशिश करो। तो आपने 3, 4 और 8 से 48 को लाने का कोशिश किया, तीनों को गुणा करके उसका आधा कर दिया, चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। अगला प्रश्न देखिए, सीरीज का प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपको दिखेंगे एग्जाम में। सीरीज का प्रश्न है, ओपी, इसके बाद एमआर, इसके बाद केटी, इसके बाद आईवी। अगला पूछा है, सबसे आसान तरीका नंबरिंग करिए, सबसे आसान तरीका है। ओ का नंबर 15, पी का नंबर 16, एम का नंबर होता है 13 और आर का नंबर हो जाएगा 18, के का नंबर हो जाएगा कितना 11 और टी का नंबर हो जाएगा 20, आई का नंबर कितना होगा 9 और वी का नंबर होगा 22। अब देखते हैं क्या लॉजिक से सीरीज आगे बढ़ रही है। तो यह समझ में आ रहा है 15, 13, 11, 9, मतलब 15 में 2 घटा 13, 13 में 2 घटा 11, 11 में 2 घटा 9, 9 में 2 घटेगा 7, तो यहां पे 7 आएगा। और 7 में क्या होता है तो देख लीजिए, 7 में क्या होता है जी होता है 7 में, तो जी आएगा यहां पे। उसके बाद दूसरा जो अक्षर है, 16 में प्लस 2 18, 18 में प्लस 2 20, 20 में प्लस 2 22, 22 में प्लस 2 करेंगे तो 24।
समझ आ रहा है? तो 24 में क्या होता है? x होता है। तो आंसर हो जाएगा GX, ऑप्शन बी। नंबरिंग करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देख सकते हैं नंबरिंग में क्या हुआ है, 15 के बाद 13 हुआ, 13 के बाद 11, सीरीज है ना ये, 15 13 11 9, दो दो कम हो रहा है तो यहां पे 7 होगा। 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22, तो अगला क्या होगा? 24 होगा। तो 7 में G और 24 में क्या होता है? X होता है। अगला प्रश्न देखिए, यह वाला प्रश्न भी बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं। देखिए, यहां पे लुप्त है, यहां पे लुप्त है, यहां पे लुप्त है और यहां पे लुप्त है। आप क्या करना, दिमाग लगाना, बी और बी के बीच वाला चाहिए मेरे को, बी और बी के बीच वाला। अब कोशिश करना कि बी और बी के बीच में कहीं पे आपको डेटा दिखाई दे रहा है क्या, आप उसके अगल बगल वाले को देखना, बी और बी। तो बी और बी के बीच वाला आपको चाहिए, तो बी और बी के बीच में यहां पे आपको दिखाई दे रहा है ए है, तो कहीं ना कहीं संभावना है यहां ए बनने की। लिख देना एक बार, लास्ट में एक बार प्रूफ करेंगे उसको, फिर चेक करेंगे कि सही होता है कि नहीं। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। बी और बी के बीच पूछा है, तो बी और बी के बीच पूरे प्रश्न में खोजना, कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या, तो बी और बी के बीच ए मिल रहा है, तो यहां एक बार के लिए ए लिख देना। अब यहां देखो, ए और ए के बीच खोजना, तो ए और ए के बीच में पूरे प्रश्न में कहीं पे कुछ मिल रहा है क्या, तो ए और ए के बीच में बी मिल रहा है, तो यहां पे पूरे प्रश्न में ए और ए के बीच में बी मिल रहा है, तो यहां बी लिख दिया। अगला देखो, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में कुछ मिल रहा है क्या पूरे प्रश्न में, तो आप देखेंगे ए और बी के बीच में क्या मिल रहा है, ये देखिए ए और बी के बीच में क्या मिल रहा है, बी, तो यहां पे आप लिख देना बी। आगे बढ़ते हैं, बी और ए के बीच में, तो बी और ए के बीच में ध्यान दो, कुछ मिल रहा है क्या, तो ये रहा बी और ये रहा ए। उसी क्रम में देखना, बी और ए के बीच में ए मिल रहा है, तो यहां पे ए लिख दिया। ऑप्शन में देखो तो ए बी बी ए है क्या, ए बी बी ए है। अब देखते हैं कुछ पैटर्न बन रहा है क्या, ए डबल बी, ए बी डबल ए, कुछ लॉजिक मिल रहा है क्या, थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाओ कि कुछ पैटर्न में चल रहा है क्या ये, तो ए डबल बी ए बी डबल ए बी, ये देखो पैटर्न मिल रहा है, ए डबल बी ए बी डबल ए बी, यहां तक को देखो, और यहां देखो ए डबल बी ए बी डबल ए बी ए, ये देखो मिल रहा है। बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, वापस से देख लीजिए। आप क्या करना, बी और बी के बीच में देखना है, तो बी और बी के बीच में पूरे प्रश्न में खोजो, ए है तो यहां ए लिख देना एक बार। ए और ए के बीच में देखना है, तो पूरे प्रश्न में खोजो, ए और ए के बीच में बी है तो यहां बी लिख देना। अब ए और बी के बीच में खोजना है, तो ए और बी के बीच में बी है तो यहां बी लिख देना। बी और ए के बीच में खोजना है, तो बी और ए के बीच में क्या है, ए है तो यहां ए लिख देना। ए बी बी ए, 90% क्वेश्चन सही बनते हैं यहां से। और एक बार पैटर्न देख लेना कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो एक बार पैटर्न को भी चेक कर लेना बनाने के बाद। देखिए ये प्रश्न जो है ये सादृश्यता का प्रश्न है, इसको ऐसा लिख दिया है तो इसको क्या लिखेगा पूछ रहा है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, देखेंगे तो पूरे के पूरे अक्षर वही तो हैं। देखिए पूरे के पूरे अक्षर वही हैं, एम ओ एन आई TION, देख पा रहे हैं, ये पूरे के पूरे अक्षर जो हैं इनको उठा के शुरू में लिख दिया गया है, और यहां पे PRE को पलट के ERP लिख दिया गया है। तो इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध आपको खोजना है, इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध इसका किसके साथ होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो अक्षर हैं इनको शुरू में लिख दिया है, तो उसी प्रकार आप क्या करिए, 3 अक्षरों को छोड़कर ये जो अक्षर हैं उनको शुरू में लिख दीजिए। तो SEEDOIL लिख दिया। अब इनको पलट के लिखा है ERP, तो इनको लिख दीजिए NIL, ये हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं SEEDOI LNLI गलत हो गया, SEEDOILNIL गलत हो गया, SEEDOILNIL ये वाला सही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा प्रश्न है, पीएससी तक में पूछा इस प्रश्न को, पीएससी के एग्जाम तक में पूछा है। तो ध्यान देंगे, इन्हीं अक्षरों को इंटरचेंज करके लिख दिया है, थोड़ा सा आगे पीछे किया है। तो ये पूरे के पूरे अक्षर को उठा लिया है शुरू में, तो ये पूरे के पूरे अक्षर को शुरू में लिख दिया है PRE, तो यहां पे ERP लिख दिया है।
तो आप क्या करिए, 3 को छोड़कर इनको पूरे के पूरे अक्षरों को शुरू में लिख दीजिए, उसके बाद LIN को पलट दीजिए, NIL हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये वेन डायग्राम का प्रश्न है, बोल रहा है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है बोला है। अब एक बात ध्यान रखिए, ग्रामीण लोग शिक्षित, तो 3 प्रकार के यहां पे डायग्राम है, शिक्षित को बता रहा है, नौकरी पेशा और ग्रामीण। तो कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, नौकरी पेशा से मतलब नहीं है आपको, कंफ्यूजन यहीं पे होता है। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, तो आपको लगेगा कि सर ग्रामीण लोग शिक्षित, तो पहले किसी एक सर्कल को पकड़ के काम करो। देखो, या तो ये वाले सर्कल को पकड़ लो या तो ट्रायंगल को पकड़ लो। ग्रामीण शिक्षित मतलब ग्रामीण वाले डायग्राम को पकड़ लो या शिक्षित वाले को पकड़ लो। कितने ग्रामीण लोग शिक्षित है, तो ये 34 ग्रामीण लोग केवल ग्रामीण है, ना तो ये शिक्षित है ना ही नौकरी पेशा, तो ये 34 तो छोड़ ही दो। ये 22 लोग जो हैं ग्रामीण के साथ साथ शिक्षित है, ये आ जाएंगे। ये 6 लोग जो हैं ये ग्रामीण के साथ साथ शिक्षित भी है और नौकरी पेशा भी है, तो इन 6 लोगों को भी शामिल करूंगा। क्यों? क्योंकि बोला है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, वो नौकरी पेशा है या नहीं मेरे को उससे मतलब नहीं है। अगर प्रश्न ऐसा होता कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं जो नौकरी पेशा नहीं है, तब आंसर होता 22। सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पे होती हैं। तो प्रश्न बोला है कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, तो कितने ग्रामीण लोग शिक्षित हैं, तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, आप बोलेंगे यहां पे 22 ये हो गए, साथ में 6 ये हो गए। जैसे एग्जांपल के लिए आप ग्रामीण हैं, शिक्षित हैं, नौकरी पेशा हैं, मैं ग्रामीण और शिक्षित हूं। अब आप भी ग्रामीण और शिक्षित में आएंगे, मैं भी ग्रामीण और शिक्षित में आऊंगा, नौकरी पेशा का उल्लेख ही नहीं किया है, तो ये 6 लोग ग्रामीण के साथ साथ शिक्षित हैं, नौकरी पेशा है या नहीं मेरे को उनसे मतलब नहीं है। तो आंसर 28 होगा, 22 मत लगाना, गलत हो जाएगा। 22 तब बोलेंगे जब यहां मेंशन करता जो नौकरी पेशा नहीं है, तब आंसर आपका होता 22। ये 22 लोग ग्रामीण के साथ साथ शिक्षित हैं लेकिन नौकरी पेशा नहीं है। ग्रामीण और शिक्षित बोला है, तो ये 22 ग्रामीण के साथ शिक्षित हैं, ये 6 भी ग्रामीण के साथ शिक्षित हैं, ये नौकरी पेशा है, उनसे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो 22 और 6 आंसर हो जाएगा 28। एक बात ये भी समझो, किसी एक डायग्राम को पकड़ के बनाना। ग्रामीण लोग और शिक्षित की बात किया है, तो ग्रामीण लोग और शिक्षित की बात किया तो किसी एक को पकड़ के बनाओ। ग्रामीण को पकड़ता हूं तो ग्रामीण वाला ये सर्कल है, मतलब आंसर इन्हीं में से होगा। 34 केवल ग्रामीण हट जाएगा, 22 ग्रामीण के साथ शिक्षित आएगा, 6 ग्रामीण के साथ शिक्षित और नौकरी पेशा आएगा, ये 10 ग्रामीण है शिक्षित नहीं है, तो ये 10 नहीं आएगा। किसी एक को पकड़ के बनाना, आंसर आ जाएगा। अगर आप शिक्षित को पकड़ के बनाओगे तो भी आंसर आएगा। ये देखो, ये 16 केवल शिक्षित हैं, ये 22 शिक्षित के साथ ग्रामीण आएगा, ये 6 शिक्षित के साथ ग्रामीण और नौकरी पेशा आएगा, ये 12 शिक्षित हैं लेकिन ग्रामीण नहीं है, नौकरी पेशा है, नहीं आएगा। किसी एक को पकड़ के बनाना, आंसर हमेशा सही बनेगा, हमेशा। चलो अब कुछ मैथ्स के प्रश्न हैं, तो मैथ्स का डीआई वाला सेक्शन आप देखेंगे तो डीआई वाला सेक्शन को शामिल किया गया है, डीआई का सेक्शन को मैथ्स में शामिल किया गया है। तो कुछ डीआई के प्रश्नों को मैं ले रहा हूं जिससे आपका थोड़ा सा कंसेप्ट डीआई के प्रश्नों में क्लियर होगा। डीआई का मतलब होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आंकड़ों की व्याख्या। अब आंकड़ों की व्याख्या वो टेबुलेशन के माध्यम से किया है पहले प्रश्न में। तो क्या बोला गया है, नीचे दी गई तालिका में 5 बैंकों द्वारा 5 वर्षों में, 5 बैंक है देख सकते हैं, ABCDE, 5 वर्षों में देख सकते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। डेटा को रीड करना सीख गए मतलब प्रश्न में कुछ नहीं बचेगा। ऋण वितरण का ब्यौरा दिया गया है, मतलब कितना ऋण का वितरण किया है, कितना लोन दिया है ये लोगों को। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बैंक ए जो है अलग अलग वर्षों में कितना करोड़ रुपए ऋण दिया है, बैंक बी अलग अलग वर्षों में कितना करोड़ रुपए ऋण दिया है, बैंक सी डी ई इनका अलग अलग वर्षों में कितना कितना ऋण दिया गया है, वो डेटा आपको दिया गया है। अब जब भी सारणी का प्रश्न आएगा तो आप दिमाग लगाना कि भाई रो का टोटल मेरे को क्या बताएगा और कॉलम का टोटल मेरे को क्या बताएगा। आप दिमाग सबसे पहले ये लगाना कि रो का टोटल और कॉलम का टोटल मेरे को क्या बताएगा। तो कॉलम का टोटल तो आपको दे दिया गया है, ये देखिए कॉलम का टोटल आपको दे दिया गया है। क्या बताएगा कॉलम का टोटल और रो का टोटल, सबसे पहले ये दिमाग लगाना।
तो रो का अगर मैं टोटल करूंगा तो क्या बताएगा, बैंकों का टोटल। सीधे ऐसा मैच करना कि ए द्वारा अलग अलग वर्षों में टोटल कितना ऋण दिया गया, बी द्वारा अलग अलग वर्षों में टोटल कितना ऋण दिया गया, सी, डी और ई द्वारा अलग अलग वर्षों में टोटल कितना ऋण दिया गया है। समझ आ रहा है? अगर कॉलम का टोटल आप देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, 2001 का टोटल, मतलब 2001 में इन 5 बैंकों के द्वारा टोटल कितना ऋण दिया गया। तो कॉलम का टोटल मतलब इसको मैच कर दो इससे, इसको मैच कर दो इससे, इसको मैच कर दो इससे। तो कॉलम का टोटल बता रहा है कि वर्ष में टोटल कितना ऋण दिया गया 5 बैंकों के द्वारा, और रो का टोटल बता रहा है कि 5 वर्षों में बैंकों के द्वारा कितना टोटल ऋण दिया गया। तो रो का टोटल बताएगा बैंक का टोटल, ए का टोटल, बी का टोटल, सी का टोटल, डी का टोटल और ई का टोटल। जबकि कॉलम का टोटल क्या बताएगा, वर्षों का टोटल, 2001 में टोटल कितना ऋण दिया गया 5 बैंकों द्वारा। यही जानकारी मेन होती है। अब प्रश्न तो बहुत आसान है। 2003 की तुलना में वर्ष 2004 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2003 की तुलना में 2004 में सभी बैंकों द्वारा, ये देखिए, तो वर्ष का टोटल चाहिए 2003 की तुलना में, तो 2003 में सभी बैंकों द्वारा टोटल कितना ऋण, 280 करोड़। 2004 में सभी बैंकों द्वारा टोटल कितना ऋण, 308 करोड़। इसका मतलब 280 करोड़ ऋण था, यहां से बढ़ के कितना हो गया, 308 करोड़। ये सभी बैंकों का टोटल है 2003 में, सभी बैंकों का टोटल 2004 में। वर्ष बोला है मतलब वर्ष का टोटल, जो कि कॉलम का टोटल बताएगा। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, कुल वृद्धि कितना हुआ, 28 करोड़ का। कुल वृद्धि कितना, 28 करोड़ का, 28 करोड़ का। किस पे, प्रारंभिक मान पे। ये देखिए 280 करोड़ से 308 करोड़ होने का मतलब क्या हुआ, 28 करोड़ बढ़ा है। किस पे बढ़ा है, 280 पे। नीचे हमेशा प्रारंभिक मान आएगा, जहां से बोलेगा, जिसकी तुलना में बोलेगा वो प्रारंभिक मान होगा। ऐसा भी सोच सकते हैं, जिसकी तुलना में या जहां से वो प्रारंभिक मान होगा। या फिर आप ऐसा समझो, प्रतिशत वृद्धि पूछा है मतलब प्रारंभिक मान कम वाला डेटा होगा, प्रारंभिक मान कम वाला डेटा होगा, क्योंकि वृद्धि का मतलब कम से ज्यादा की ओर जाएंगे। तो बहुत सारे तरीके से आप सोच सकते हैं, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। प्रतिशत वृद्धि मतलब कम से ज्यादा की ओर, तो कम वाला डेटा प्रारंभिक मान होगा। या फिर ऐसा समझो, जहां से बोला है, जिसकी तुलना में बोला है, वो प्रारंभिक मान होता है। तो 280 प्रारंभिक मान, अंतिम मान 308। प्रतिशत वृद्धि क्या बोलेंगे, कुल वृद्धि बटा प्रारंभिक मान इंटू 100। मतलब 28 करोड़ का जो वृद्धि हुआ है वो 280 पे हुआ है, तो ये प्रतिशत में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% का वृद्धि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। आसान प्रश्न है। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, कुल वृद्धि किस पे, प्रारंभिक मान पे, इंटू कितना, 100। अगला देखिए, किस वर्ष में बैंक ए तथा बी द्वारा किया गया ऋण वितरण बैंक डी तथा ई द्वारा किए गए ऋण वितरण के बराबर रहा। किस वर्ष में ए तथा बी द्वारा किया गया ऋण वितरण डी तथा ई द्वारा किए गए ऋण वितरण के बराबर रहा। तो ए और बी का ऋण वितरण डी और ई के बराबर देखना है। तो ए और बी का जो ऋण वितरण है वो डी और ई के बराबर देखना है, कौन से वर्ष में रहा है। तो 2001 में देख लो, 2001 में ए और बी का ऋण वितरण यही तो है। 2001 में ए और बी का ऋण वितरण यही है, डी और ई का ऋण वितरण यही है। तो बराबर है क्या, देखो तो 4 और 6 10, 5 और 3 8 और 1 9, 90 हो गया। 54 और 36 90। ये कितना होगा डी और ई का, देखिए 8 और 6 14, 5 2 7 और 1 8। बराबर है क्या, नहीं। यहां देखिए 2002 में 6 और 6 12, 6 4 10 और 1 11, 112। इसको देखिए 8 और 8 16, 5 3 8 और 1 9, बराबर नहीं है। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 6 9 और 3 12। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 5 और 4 9। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 6 14। यहां देखिए 8 और 4 12, 6 और 3 9। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 4 14 और 7 21। यहां देखिए कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 2 10। ये तो बराबर कहीं पे नहीं आ रहा है। किस वर्ष में ए और बी का ऋण वितरण, क्या बोला है, ए और बी का ऋण वितरण डी और ई के ऋण वितरण के बराबर रहा।
तो ए और बी का टोटल डी और ई के टोटल के बराबर, ए और बी का टोटल डी और ई के टोटल के बराबर, ए और बी का टोटल डी और ई के टोटल के बराबर, ए और बी का टोटल डी और ई के टोटल के बराबर, ए और बी का टोटल डी और ई के टोटल के बराबर। किसी भी वर्ष में नहीं है। यहां जोड़ के देखिए 90 आ रहा है, यहां जोड़ के देखिए 84 आ रहा है, यहां जोड़ के देखिए कितना आ रहा है 112, यहां पे कितना आ रहा है 96, यहां देखिए कितना आ रहा है 126, यहां कितना आ रहा है 98, यहां कितना आ रहा है 142 और यहां कितना आ रहा है 92, यहां कितना आ रहा है 214 और यहां कितना आ रहा है 106। किसी भी वर्ष में बराबर नहीं है तो ऑप्शन क्या टिक कर देंगे? तो ऑप्शन टिक करेंगे इनमें से कोई नहीं। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कहीं पे मैंने कुछ कैलकुलेशन में गलत तो नहीं किया है, तो आप एक बार चेक कर लेंगे। मेरे हिसाब से आंसर इनमें से कोई नहीं आ रहा है। अगला देखिए, कितने वर्षों का कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक है? कितने वर्षों का कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक रहा है? समझेंगे। देखिए, कितने बैंकों का कुल ऋण वितरण, क्या बोल रहा है? प्रश्न को पढ़ेंगे एक बार वापस से। कितने वर्षों का बोल रहा है? कितने वर्षों का कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण, कितने वर्षों का बोल रहा है? इसका मतलब वापस से इसको मैं एक बार रफ करता हूं। अब देखिए, 2001 का कुल ऋण वितरण कितना है? 236। 2002 का कुल कितना है? 240। 2003 का टोटल 280। 2004 का टोटल 308। 2005 का टोटल कितना है? 406। अब इन वर्षों का औसत ऋण वितरण निकाल लेते हैं एक बार। तो क्या आएगा? देखिए, 236 प्लस 240 प्लस 280 प्लस 308 प्लस 406 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइड बाई 5। यह औसत ऋण वितरण हो जाएगा। कितना आएगा? देखिए, 6 8 14, 14 और 6 20 का 0 हासिल आया 2, 0 0 और 2 हासिल वाला, 2 8 10, 10 4 14, 14 3 17 का 7 हासिल 1, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10, 10 2 12, 12 और 2 14 डिवाइड बाई 5। 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, 4 और 7, 5 9 45, 2 और 0, 5 चौको 20, 294। अब देख लो किन वर्षों का टोटल औसत से ज्यादा है। ये कम है, ये कम है, ये कम है, ये ज्यादा और ये ज्यादा। इन 2 वर्षों का टोटल जो है औसत से ज्यादा है। इन 2 वर्षों का टोटल औसत से ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 वर्षों का टोटल औसत से ज्यादा है। तो आसान प्रश्न है, थोड़े से कैलकुलेशन वाले प्रश्न हैं। आपको टेबल को रीड करना आना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा यहां पे कि कितने वर्षों का कुल बोल रहा है। इसका मतलब वर्षों की बात कर रहा है। तो कितने वर्षों का कुल ऋण वितरण सभी बैंकों का मिलाकर औसत से ज्यादा है। तो पहले आप औसत निकाल लो। तो औसत कितना आया? 294। जोड़ देंगे इसको, कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। कितने वर्षों का कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण औसत से ज्यादा है? तो 2 वर्ष ऐसे हैं, 2004 और 2005। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2005 में किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल ऋण वितरण के 25% से अधिक रहा? देखिए क्या बोल रहा है, वर्ष 2005 में किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल ऋण वितरण के 25% से अधिक रहा। तो सबसे पहले क्या करिए, 2005 का आप देखेंगे तो टोटल ऋण वितरण कितना है? 406। तो 2005 का टोटल ऋण वितरण कितना है? 406। अब इसका 25% निकाल लो। इसका 25% कितना हो जाएगा? तो देख सकते हैं 25 चौको 100, 4 से कट करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ऐसा कुछ आएगा। 4 से 4 एकम 4, 4 जीरम 0, 4 एकम 4, 2 बचा दशमलव का 0, 4 पंचे 20। तो ये 101.5। अब 101.5 से आप देख लीजिए, 101.5 से बड़ा डेटा कौन सा है? 140, जो कि बैंक बी का है। प्रश्न समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? 2005 में किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल ऋण वितरण के 25% से अधिक रहा? तो
कुल ऋण वितरण 406, इसका 25% 101.5, तो 101.5 से ज्यादा कौन से बैंक का ऋण वितरण रहा है? तो बैंक बी का है, 140 करोड़ है। तो आंसर हो जाएगा बैंक बी। तो यहां पे टिक करेंगे कौन सा बैंक? बैंक बी टिक करेंगे आप। तो अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा है। देखिए, यदि किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य उससे पिछले वर्ष में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो, तो वर्ष 2002 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई? क्या बोल रहा है? यदि किसी वर्ष में प्रत्येक बैंक का लक्ष्य उससे पिछले वर्ष में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण का 20% अवश्य हो, तो वर्ष 2002 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई? तो 2002 में कितने बैंकों द्वारा लक्ष्य पूर्ति की गई? तो यह बोल रहा है उससे पहले वाले वर्ष में सभी बैंकों द्वारा जो टोटल ऋण वितरण किया गया 236, इसका 20% तो अवश्य होना चाहिए। तो 236 का 20% कितना आ जाएगा? देखो 20 पंचे 100, 5 से कट करो, 5 चौको 20, कितना बचा? 3 और 6, 5 सत्ते 35, 47.2 करोड़ मिनिमम होना चाहिए ऋण वितरण 2002 में। तो 2002 में 47.2 करोड़ मिनिमम होना चाहिए। तो ये वाले ने लक्ष्य पूर्ति कर ली है, ये वाले ने भी लक्ष्य पूर्ति कर ली है। तो 2 बैंक ऐसे हैं जिन्होंने लक्ष्य की पूर्ति की है। तो आंसर हो जाएगा यहां पे 2, ऑप्शन बी। तो अच्छे प्रश्न हैं। बोल क्या रहा था? 2002 में कितने बैंकों ने अपने लक्ष्य की पूर्ति की है, और लक्ष्य क्या है? पिछले वर्ष में टोटल जो है 5 बैंकों का, उसका 20% ऋण वितरण होना चाहिए। तो पिछले वर्ष मतलब 2001 में 236 का 20% 47.2, तो मिनिमम 47.2 करोड़ ऋण वितरण होना ही चाहिए 2002 में, ये लक्ष्य है। तो ये वाले ने लक्ष्य की पूर्ति की है और ये वाले ने लक्ष्य की पूर्ति की है। तो कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2। तो अच्छा प्रश्न है ये, ध्यान रखिएगा। एक और डीआई का प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ये है 0, ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50 और ये है 60। ये है राज्य ए, राज्य बी, सी, डी, ई और एफ। क्या बोल रहा है? ध्यान दीजिए, यहां पे नीचे दिए गए दंड चित्र में 6 राज्यों में उन गांवों का प्रतिशत दिया गया है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मतलब अगर बात करूं राज्य ए की, तो राज्य ए में कितने % गांव है जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है? ध्यान दीजिए, विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो राज्य ए में ये देखिए यहां पे है ये, तो राज्य ए में 20 और 30 के बीच में मतलब 25% गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। राज्य बी की बात करूंगा तो ये रहा राज्य बी, तो राज्य बी में 40 और 50 के बीच मतलब 45% राज्य ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। बात करता हूं मैं सी की, तो सी का मैच किससे हो रहा है? देखिए ये 20 से मैच हो रहा है, ये देखिए। तो सी में क्या है? 20% राज्य ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। राज्य डी, ये देखिए राज्य डी का डेटा क्या है? तो राज्य डी का डेटा है 60 का, तो राज्य डी में 60% ऐसे हैं गांव जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। ई की बात करूंगा तो ई का डेटा जो है ये क्या शो कर रहा है? 50 को शो कर रहा है। तो ई में 50% गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। एफ की बात करूंगा तो ये रहा एफ का डेटा 30%, तो एफ में 30% गांव ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो ये डेटा कहां से मिला है? तो ये डेटा आपको ग्राफ से मिला है। ये ऐसे राज्य हैं और ये डेटा बता रहा है कि इतने % गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। मतलब राज्य ए में अगर 100 गांव हैं तो उनमें से 25% गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। राज्य बी में अगर 100 गांव हैं तो उनमें से 45% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो राज्य ए में जितने भी गांव हैं उनमें से 25% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। राज्य बी में जितने भी गांव हैं उनमें से 45% का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो इस प्रकार का डेटा आपको ये ग्राफ से मिला है। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ग्राफ को देख सकते हैं। ए का जो है यहां पे आ रहा है मतलब 20 और 30 के बीच में आ रहा है, तो 20 और 30 के बीच में कितना हो जाएगा? 25। बी का देखेंगे तो 40 और 50 के बीच में आ रहा है, तो 40 और 50 के बीच में 45। सी का देखेंगे तो सीधे सीधे ये कहां पे आ रहा है? 20 में, तो 20 हो जाएगा। डी का देखेंगे तो सीधे सीधे 60 में आ रहा है,
ई का देखेंगे तो सीधे सीधे 50 में आ रहा है और एफ का देखेंगे तो सीधे सीधे 30 में आ रहा है। अब इस ग्राफ का काम खत्म। ये जो है बता रहा है ऐसे गांवों का प्रतिशत जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। अब एक बात यहां पे समझो, 25% गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है मतलब 75% का हो गया है, 55% का हो गया है, 80% का हो गया है, 40% का हो गया है, 50% का हो गया है और 70% का हो गया है। यह भी तो मतलब हुआ। अगर मान लो छत्तीसगढ़ राज्य में 25% गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है मतलब 75% का हो गया है, तो यह गैर विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत, नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस, और ये क्या है, विद्युतीकृत ग्रामों का प्रतिशत, इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। समझ आ रहा है? अगर मान लो छत्तीसगढ़ राज्य में 25% गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तो 75% गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। यह समझना है आपको। अब यहां पे ध्यान दो, प्रश्न क्या पूछा है। यदि केंद्रीय सरकार विद्युतीकरण हेतु कम विद्युतीकरण वाले राज्य से आरंभ करके अधिक विद्युतीकरण वाले राज्यों को वित्तीय सहायता दे तो किस राज्य का स्थान चौथा होगा? अब देखो, तो बोल रहा है केंद्र सरकार का प्रयास है गांवों को विद्युतीकरण करने का। सबसे कम विद्युतीकरण कहां पे हुआ है तो देख लो, यहां पे तो 75% विद्युतीकरण हो गया है, यहां 55%, पूरा इस पे प्रश्न बनेगा, यहां 80%, यहां 40%, यहां 50%, यहां 70%। सबसे पहले सहायता मिलेगी किसको? डी को। सबसे कम विद्युतीकरण हुआ इसी का। उसके बाद सहायता मिलेगी ई को, इसके बाद सहायता मिलेगी बी को, इसके बाद सहायता मिलेगी किसको? एफ को, इसके बाद सहायता मिलेगी किसको? ए को, और इसके बाद सहायता मिलेगी सी को। यह क्रम होगा। अगर केंद्र सरकार सहायता प्रदान कर रही है कि सबसे कम विद्युतीकरण वाला गांवों को पहले मैं वित्तीय सहायता दूंगा, तो सबसे कम विद्युतीकरण हुआ है यहां पे 40%। तो सबसे पहले सहायता मिली डी को, उसके बाद सहायता मिली ई को, उसके बाद सहायता मिली बी को, उसके बाद एफ को मिलेगी, उसके बाद ए को मिलेगी, उसके बाद सी को। तो चौथे नंबर पे कौन आएगा? एफ आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, ऑप्शन ई। खैर 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। राज्य डी की तुलना में किस राज्य का विद्युतीकरण प्रतिशत दुगना है? राज्य डी की तुलना में, तो राज्य डी का कितना है? 40%। तो इसके तुलना में डबल किसका है? 80% सी का है। तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है? राज्य बी में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो राज्य बी में कितने परसेंट गांवों का विद्युतीकरण? 55% गांवों का, 55% गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, ऑप्शन डी। डेटा दिया था गैर विद्युतीकरण गांवों का प्रतिशत और पूछ लिया पूरा का पूरा विद्युतीकरण पे बेस्ड प्रश्न। यहां पे गलती किए थे बच्चे। कितने राज्यों के 60% या इससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? 60% या इससे अधिक। तो 60% या इससे अधिक में 75 आ जाएगा, 80 आ जाएगा और 70 आ जाएगा। तो 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे 60% या उससे अधिक गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, मतलब 3 राज्य। किस राज्य के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो किस राज्य के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है? तो राज्य सी के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है 80%। तो राज्य सी के अधिकतम गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है, देख सकते हैं सी का। तो आपको जो डेटा दिया था यहां पे ध्यान से समझिए, आपको जो डेटा दिया था यहां पे वो क्या बता रहा था? वो बता रहा था कि राज्य ए में 25% गांव जो है वो विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। ये देखो, विद्युतीकृत नहीं हुए हैं, तो 75% हो गए हैं। 45% नहीं हुए हैं तो 55% हो गए हैं। 20% नहीं हुए हैं तो 80% हो गए हैं। 60% नहीं हुए हैं तो 40% हो गए हैं। 50% नहीं हुए हैं तो 50% हो गए हैं। 30% नहीं हुए हैं तो 70% हो गए हैं। तो डीआई के दोनों ही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको ध्यान से करेंगे भाई, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये पहला प्रश्न था। तो यहां पे आपने समझा कि कॉलम का टोटल क्या बता रहा है, जो कि आपको खुद से दे दिया है। 2001 में इन 5 बैंकों का टोटल कितना ऋण वितरण हुआ है? 2002 में इन 5 बैंकों का टोटल कितना ऋण वितरण हुआ है? 2003, 2004, 2005 का टोटल
पहला प्रश्न पूछा था 3 की तुलना में 4 में सभी बैंकों द्वारा किए गए ऋण वितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपने बोला 3 में टोटल इतना ऋण वितरण, 4 में टोटल इतना ऋण वितरण, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपने बताया 10%। अगला प्रश्न आपने देखा कि ए और बी द्वारा किया गया ऋण वितरण डी और ई द्वारा किए गए ऋण वितरण के बराबर किस वर्ष में रहा, तो इसको देख लीजिएगा, जहां तक इसका आंसर सही आ रहा है इनमें से कोई नहीं आ रहा है। कितने वर्षों का कुल सभी बैंकों का ऋण वितरण इन वर्षों के औसत ऋण वितरण से अधिक रहा, तो इसको मैंने समझाया आपको, यह बहुत अच्छा प्रश्न था। 2005 में किस बैंक का ऋण वितरण उस वर्ष के सभी बैंकों के कुल ऋण वितरण के 25% से अधिक रहा, तो 2005 का टोटल ऋण वितरण 406, इसका 25% निकाले आप तो लगभग 101.5। इससे ज्यादा ऋण वितरण कौन सा बैंक किया था, बैंक बी। अगला प्रश्न और अच्छा था, यह वाला प्रश्न भी आपने देखा, लक्ष्य की पूर्ति करने वाला। तो बहुत अच्छे प्रश्न मैंने लिए हैं डीआई के, और डीआई के पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वो प्रश्न सारणियन का हो गया और यह प्रश्न हो गया आपका दंड आलेख का। ये दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए कुछ प्रश्न और देख लेते हैं जो कि मैथ्स के हैं, थोड़े से प्रश्न लिया हूं मैं मैथ्स के भी। तो पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले, तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, देख सकते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे। अब एक बात समझो, सीसेट में पास होने के लिए 66 नंबर चाहिए। एक व्यक्ति लाया 60 और दूसरा व्यक्ति लाया 75। तो ये वाला व्यक्ति जो है 6 नंबर से फेल हो गया है और ये वाले व्यक्ति के पास 9 नंबर अधिक हैं। समझ पा रहे हैं, सीसेट में पास होने के लिए 200 में 66 अंक चाहिए। ये वाला व्यक्ति 60 नंबर लाया, ये वाला व्यक्ति 75 नंबर लाया, तो 66 नंबर पासिंग मार्क है। अगर मैं बोला 60 नंबर लाया ये व्यक्ति और 75 लाया ये व्यक्ति, तो ये वाला पास होने से 6 नंबर दूर है और ये वाला पासिंग मार्क से 9 नंबर ज्यादा लाया है। तो इसमें 6 नंबर से फेल हो गया और ये वाला 9 नंबर ज्यादा लाया है। तो ये विद्यार्थी 6 नंबर से फेल हो गया, अगर मैं इसके 6 नंबर को बढ़ा दूं तो 66 हो जाएगा। ये वाला 9 नंबर ज्यादा लाया, अगर मैं इसके 9 नंबर को कम कर दूं तो ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स है। समझ आ रहा है। 60 नंबर लाया, 6 नंबर से फेल, तो 60 में 6 जोड़ दिया 66। 75 नंबर लाया, 9 नंबर एक्स्ट्रा, 75 में 9 कम कर दिया, तो ये भी पासिंग नंबर और ये भी पासिंग नंबर, दोनों क्या है, बराबर। वैसा ही कंसेप्ट लगाओ कि पूर्णांक मान लो कितने का था, x का था, पूर्णांक x का था। पहला वाला क्या किया, 20% लाया, तो x का 20% लाया और फेल हो गया 30 नंबर से, 30 नंबर जोड़ दिया, तो ये पासिंग नंबर हो गया। दूसरा वाला 32% लाया और एक्स्ट्रा कितना लेकर आया है, 42, तो इसमें से 42 कम कर दिया। इतना नंबर लाया, 32 नंबर, सॉरी इतना नंबर लाया और 30 नंबर से फेल हो गया, तो इसमें 30 अगर जोड़ा तो ये पासिंग नंबर हो गया। इतना नंबर लाया, 42 नंबर एक्स्ट्रा है, इसमें से 42 कम किया, तो ये भी क्या है, पासिंग नंबर है। देख सकते हैं 60 लाया, 6 नंबर से फेल, तो 60 और 6 66। 75 लाया, 9 नंबर एक्स्ट्रा, 75 में 9 कम किया 66। उसी प्रकार इतना नंबर लाया, 30 नंबर से फेल, तो इसमें 30 जोड़ा तो पासिंग हो गया। इतना नंबर लाया, 42 नंबर एक्स्ट्रा, तो इसमें 42 घटाया, ये भी पासिंग नंबर, दोनों बराबर होगा। 30 और 42 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 72, माइनस 42 इधर आके जुड़ जाएगा। 32x में से 20x माइनस होगा, कितना होगा, 12x बटा 100। सिंप्लीफाई कर लोगे, 30 में 42 जुड़ेगा 72, 32x बटा 100 में 20x बटा 100 माइनस होगा तो 12x बटा 100। 12 से 72 को कट किया 6, तो x बराबर कितना हो गया, 600। पूर्णांक मिल गया आपको 600 नंबर का। पूछा क्या है, पासिंग नंबर बताओ, उसके बाद परसेंटेज बता देना। तो पासिंग नंबर तो बता ही सकते हो आप। पासिंग नंबर क्या बताओगे, पहले वाले का थ्रू
बता दो पासिंग नंबर। तो 600 का 20% लाया है मतलब कितना लाया है 120, और 30 नंबर से फेल हुआ है मतलब पासिंग नंबर कितने हैं 150। पूर्णांक 600 मिल गया, इधर पे रखो या इधर पे रखो तो पासिंग नंबर मिल जाएगा। तो 600 का 20% लाया 30 नंबर से फेल मतलब पासिंग नंबर कितना 150, तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा 150, 600 का कितना परसेंट है निकाल लो तो कितना आ जाएगा 25%। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं इसमें से, बहुत सारे परसेंट क्लियर होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो बन जाएगा, ये बहुत आसान है। ये मैंने एक व्यवहारिक एग्जांपल लिया कि 66 नंबर पासिंग मार्क्स है 200 में, अगर कोई बच्चा 60 लाया, कोई बच्चा 75 लाया तो ये 6 नंबर से फेल और ये 9 नंबर एक्स्ट्रा लाया है। तो 60 में 6 जोड़ूंगा तो पासिंग और 75 में 9 घटाऊंगा तो भी पासिंग। वही कंसेप्ट लगाया हूं। एक्स का 20% लाया 30 नंबर से फेल, 30 जोड़ा इसमें। एक्स का 32% लाया और 42 एक्स्ट्रा लाया है तो 42 कम किया, तो ये पासिंग नंबर और ये पासिंग नंबर। सिंप्लीफाई करने पर एक्स आया 600, तो 600 का 20% 120, तो पासिंग नंबर हो गया 150, 150 600 का कितना परसेंट है 25%। ठीक, एक आध दो प्रश्न और देख लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है, पंखों के दामों में 20% गिरावट आने से इसकी बिक्री में 40% की वृद्धि हो गई, धन की आवक में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रतिशत परिवर्तन का बहुत आसान फॉर्मूला है और ये बहुत काम आता है। दो डेटा जब दिया होता है तो बहुत काम आता है। पहला प्रतिशत प्लस दूसरा प्रतिशत प्लस पहला प्रतिशत इंटू दूसरा प्रतिशत बटा 100, ये प्रतिशत परिवर्तन का फॉर्मूला है। तो पहला प्रतिशत क्या है 20% की कमी, तो कमी का डेटा को नेगेटिव रखेंगे। दूसरा परसेंट वृद्धि का 40 का वृद्धि तो प्लस 40, पहला 20 का कमी और दूसरा 40 का वृद्धि बटा 100। -20 प्लस 40 कितना हो जाएगा प्लस का 20, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा तो 4 दूनी 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 12% प्लस का आएगा, मतलब आवक में 12% की वृद्धि हो गई है। बहुत आसान है। कमी का डेटा को नेगेटिव रखेंगे और वृद्धि का डेटा को पॉजिटिव रखेंगे। जो पहले होगा वो पहला प्रतिशत, जो बाद में होगा वो दूसरा प्रतिशत। तो पहला परसेंट -20, दूसरा परसेंट प्लस का 40, पहला परसेंट -20, दूसरा प्लस का 40 बटा 100। सिंप्लीफाई करने पर 12% आया। इसका मतलब धन की आवक में 12% की वृद्धि हो गई है। तो बहुत आसान है। अगला देखिए, एक प्लॉट को 37,400 रुपए में बेचने से विनोद को 15% हानि होती है। वह इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो जाए। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे 37,400 रुपए में बेचा, खरीद के लाया था एक्स में, 15% की हानि हुई मतलब एक्स का 85% हो गया। बहुत आसान है। क्या किया, मैं एक्स रुपए में प्लॉट को खरीदा था, 15% हानि पर बेचा मतलब एक्स के 85% में बेचा। एक्स रुपए में प्लॉट को खरीदा था, 15% हानि पर बेचा मतलब एक्स के 85% में बेच दिया। 15% हानि मतलब 15% कमी, तो एक्स के 85% में बेचा तो प्लॉट बिका कितने में 37,400 में। तो यहां से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य मिल जाएगा प्लॉट का कि प्लॉट को मैंने खरीदा कितने में था। तो यहां से क्रय मूल्य मिल गया मेरे को। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लीजिए। ये देखिए 5 से काटेंगे 20 और ये कितना 17, 17 से काट दीजिए, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, 44,000 में मैंने प्लॉट को खरीदा था। अब बेचना है 15% लाभ पर, तो 44,000 में मैंने खरीदा है, 15% लाभ पर बेचने का मतलब 44,000 का 115%, 440 इंटू 115 कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप डील कर सकते हैं। आपने क्या किया 37,400 रुपए में आप बेचे हैं, तो 37,400 में बेचे हैं। खरीद के कितने में लाए थे एक्स में, 15% लॉस पे बेचे हैं, तो एक्स का 85% बराबर 37,400, तो एक्स मिलेगा 44,000, 44,000 में खरीद के लाया था। अब 15% लॉस लाभ पे बेचना है, 15% लाभ पे बेचना है, तो 44,000 का 115%, 440 इंटू 115 सॉल्व कर लेना आप इसको। हानि पे बेचने का मतलब अगर इसको मैं एक्स रुपए में खरीद के लाया, 15% हानि पे बेचा, तो एक्स का 85% पे मैंने इसको बेच दिया है।
तो वहां से आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा। x मिल गया मतलब 44,000 में आप खरीद के लाए, अब 15% लाभ पर बेचना है तो 44,000 का 115%, 44,000 का 115% निकाल लेना, सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, एक और प्रश्न लेते हैं। चलिए, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, बहुत आसान है, आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। 117 रुपए को ए बी सी में बांटा है, बहुत आसान है। 117 रुपए को ए बी सी में बांटा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में, परंतु त्रुटिवश उसने 2 अनुपात 3 अनुपात 4 के अनुपात में वितरित कर दिया, तो किसको सबसे अधिक तथा कितना लाभ हुआ। बहुत आसान प्रश्न है यार, देखो देख ही लो। ए बी सी को बांटना था इस अनुपात में, तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है, एक तरीका तो यह है तीनों पदों को 12 से गुणा कर दो, ये देखो, तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तीनों पदों को एलसीएम, इन तीनों के एलसीएम से गुणा कर देना, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो 6 4 3। कहने का मतलब 117 रुपए को बांटना था मेरे को 6 अनुपात 4 अनुपात 3 में, लेकिन त्रुटिवश मैंने बांट दिया 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में। अब बोल रहा है किसको सबसे ज्यादा लाभ हुआ और कितना लाभ हुआ, तो सबसे पहले तो निकालते हैं कि 117 रुपए को 6 4 3 के अनुपात में बांटना था, तो ए को कितना रुपए मिलता है यहां पे, तो सीधे निकालेंगे। ए का पोर्शन 6, नीचे अनुपातों का योग 13 इंटू कितना 117, कितना आया, ए को 9 6 54, बी को कितना मिलेगा 4/13 इंटू 117, कितना आ जाएगा 9 चौको 36, सी को कितना मिलेगा 3/13 इंटू 117, तो कितना आ जाएगा 9 त्रिका 27। लेकिन त्रुटिवश 2 अनुपात 3 अनुपात 4 में बांट दिया, तो ए को कितना मिलेगा, देखो 2 बटा अनुपातों का योग 9 इंटू 117, 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, 13 दूनी 26। बी को कितना मिलेगा 3/9 इंटू 117, कितना मिलेगा 13 तिया 39। सी को कितना मिलेगा 4/9 इंटू 117, कितना आ जाएगा 13 चौको 52। अब देख लो किसको सबसे ज्यादा फायदा मिला, मिलना था ए को 54, मिला कितना 26, ये तो लॉस में जा रहा है। मिलना था 36, मिला कितना 39, 3 रुपए का फायदा हुआ। मिलना था 27, मिला कितना 52, तो यहां पे सी को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। वो फायदा कितने का हो रहा है, देख लो 23 और 2 25 का, तो सी को 25 रुपए का फायदा हो रहा है, सर्वाधिक फायदा। पैसा को बांटने वाला प्रश्न है, आपको बता रहा है प्रश्न में कि 117 रुपए को एक्चुअल में आपको बांटना था ये वाले अनुपात में। ये वाले अनुपात में बोलने का मतलब इस अनुपात में, इसको सिंप्लीफाई कर दिया हूं मैं, एलसीएम से तीनों को गुणा करके इसको सिंप्लीफाई कर दिया। तो 117 को 6 4 3 के अनुपात में बांटना था, तो 117 को अगर 6 4 3 के अनुपात में बांटता तो ए को 54 मिलता, बी को 36, सी को 27, लेकिन मैं बांट दिया उसको 2 3 4 के अनुपात में त्रुटि के कारण, तो ए को मिला 26, बी को 39, सी को 52। तो किसको ज्यादा फायदा मिला, तो ए तो लॉस में चला गया, बी 3 रुपए के फायदे में और सी 25 रुपए के फायदे में, तो सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ, सी को 25 रुपए का। तो ये कुछ प्रश्न मैंने आज के इस लेक्चर में लिए थे, आज की इस वीडियो में आपको प्रोवाइड किए हैं। ये आशा करता हूं मैं आपको लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में फायदा मिलेगा। यहां से रीजनिंग के प्रश्न ज्यादा लिए हैं, क्योंकि मैंने पहले का जो पेपर देखा उसमें रीजनिंग के प्रश्नों का वेटेज ज्यादा था। संचार के प्रश्न कुछ पढ़ लीजिएगा, वहां से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 2 प्रश्न। तो शुभकामनाएं हैं आप सभी को उड़ान परिवार की ओर से, आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। ईमानदारी से अगर आप मेहनत किए तो आपका पेपर अच्छा ही जाएगा। तो सभी को पूरे उड़ान परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत अच्छी से पेपर दे के आइए और अपना बेस्ट करिए। चलिए, तो वापस से शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं और मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।